इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। चीनी कहानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में एक बार मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए एक और सैनिक कहानी, जिसका शीर्षक है चाओ को बचाने के लिए वेई पर हमला। इसे चीनी भाषा में वेई वेई चियो चाओ कहा जाता है। इसमें पहले और दूसरे शब्द का उच्चारण मिलता जुलता है। इसमें पहला शब्द वेई एक क्रिया शब्द है, जिसका अर्थ है घेरा करना। कहानी में इसका अर्थ है हमला करना। दूसरा शब्द वेई और चौथा शब्द चाओ दोनों राज्यों के नाम है, जबकि तीसरा शब्द चियो का अर्थ है बचाना। चाओ राज्य को बचाने के लिए वेई राज्य पर हमला क्यों किया गया और उसे कैसे बचाया गया, आइए यह जानने के लिए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार में। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी यानी युद्धरत राज्यकाल में चीन की भूमि पर आपस में संघर्ष करने वाले कई राज्य अस्तित्व में आए। सुन पिन नाम का व्यक्ति एक सुप्रसिद्ध सैन्य विशेषज्ञ था। उसने अपने सहपाठी फांग चुएन के साथ एक ही गुरु से युद्ध कला सीखी थी। युद्ध कला पर अधिकार करने के बाद दोनों वेई राज्य की सेवा में काम करने लगे, लेकिन फांग चुएन सुन पिन की प्रतिभा से बहुत ईर्ष्या करता था और बार बार उसे मुसीबतों में डालने की साजिश रचता रहता था, जिसके कारण सुन पिन घुटनों से अपाहिज हो गया था। बाद में शी राज्य के सेनापति खिएनची की मदद से सुन पिन वेई राज्य से भागकर शी राज्य में जा बसा। सुन पिन और फांग चुएन सहपाठी थे, लेकिन दोनों प्रतिद्वंदी भी थे। उनके बीच जो मशहूर युद्ध हुआ था वह चाओ राज्य को बचाने के लिए वेई राज्य पर हमला करने के नाम से बहुत विख्यात है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के समय चीन युद्धरत राज्यकाल से गुजर रहा था। विभिन्न राज्यों में से वेई राज्य ने सबसे पहले राजनीतिक और सामरिक सुधार चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई और उसने आसपास के छोटे छोटे राज्यों का अपनी सीमा में विलय करने का अभियान चलाया। उस समय वेई राज्य के समान शक्ति रखने वाले राज्यों में उसके पूर्व का शी राज्य और पश्चिम का छिन राज्य था। उसके पड़ोसी चाओ राज्य और वेई राज्य कमजोर राज्य थे। ईसा पूर्व वर्ष 368 में शी राज्य के समर्थन में चाओ राज्य ने वेई राज्य के मातहत वेई राज्य पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर वेई राज्य की सेना ने फांग चुएन के कमान में चाओ राज्य की राजधानी हानतान को घेर लिया। अपने को बचाने के लिए चाओ राज्य ने शी राज्य से सहायता मांगी। शी राज्य के मंत्री सोची ने चाओ राज्य को बचाने के विरोध में यह तर्क दिया कि इससे शी राज्य की शक्ति कमजोर हो सकती है, लेकिन दूसरे मंत्री तुआन क्वानलुन का मत था कि यदि वेई राज्य ने चाओ राज्य पर विजय प्राप्त की तो उसकी शक्ति और मजबूत होगी और वह अवश्य ही शी राज्य के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए चाओ राज्य को बचाने के लिए सेना भेजनी चाहिए। शी राज्य के राजा ने तुआन क्वानलुन का सुझाव स्वीकार किया और शी राज्य के सेनापति खिएनची के साथ सुन पिन को सैन्य सलाहकार के पद पर नियुक्त कर 80,000 सैनिक चाओ राज्य को बचाने भेजे। सुन पिन की प्रतिभा अत्यंत मशहूर थी। उसके बारे में घुड़दौड़ की कहानी अब भी चीन में लोकप्रिय है। सुन पिन और खिएनची के बारे में हमने खिएनची की घुड़दौड़ प्रतियोगिता नाम की कहानी सुनी थी, जिसमें सुन पिन के उपाय से खिएनची ने शी राज्य के राजा के बीच घुड़दौड़ में जीत हासिल की, जिससे सुन पिन की बुद्धि जाहिर हुई। यहाँ हम आपको सुनाएंगे इस कहानी के संक्षिप्त अंश, जो इस प्रकार हैं। शी राज्य के कुलीन वर्ग में घुड़दौड़ पर बाजी लगाने की प्रथा खूब प्रचलित थी। सेनापति खिएनची और राजकुमारों के बीच कई बार घुड़दौड़ हुई और हार जीत पर भारी धन की बाजी लगाई गई, लेकिन खिएनची ज्यादा बाजी हार जाता था। यह देखकर सुन पिन ने घुड़दौड़ मैच में जाकर मैच की स्थिति का जायजा लिया और पता चला कि वास्तव में खिएनची
और राजा के घोड़ों में दौड़ की गति में खास अंतर नहीं है। नियम के अनुसार दोनों पक्षों के घोड़े दौड़ की गति के मुताबिक 3 वर्गों में विभाजित होते हैं और समान वर्ग के घोड़े एक ही मैच में दौड़ते हैं। यह जानने के बाद सुन पिन ने छिएनची को प्रोत्साहन देते हुए कहा, अगले मैच में आप बड़ी से बड़ी बाजी लगाइए, मैं आपको जीत दिलवाऊंगा। अगले मैच के दौरान सुन पिन ने छिएनची को सलाह दी, आप अपने तीसरे वर्ग के घोड़े को राजा के पहले वर्ग के घोड़े से प्रतिस्पर्धा में लगाए, फिर अपने पहले वर्ग के घोड़े को राजा के दूसरे और अपने दूसरे वर्ग के घोड़े को राजा के तीसरे वर्ग के घोड़े से दौड़ करवाएं। घुड़दौड़ खत्म होने पर छिएनची ने 2-1 से दौड़ जीत ली। इसके बाद सुन पिन का नाम और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। एक बार छी राज्य के राजा ने सुन पिन के साथ युद्ध कला पर चर्चा की और पूछा, 2 सेनाओं में जब युद्ध हो रहा है और दोनों का मोर्चा बहुत मजबूत है, इसके कारण किसी को भी दूसरे पर जल्दबाजी में धावा बोलने की हिम्मत नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या तरीका अपनाना चाहिए? सुन पिन ने कहा, एक बहादुर और अनुभवी सेनापति को थोड़ी कम सैन्य शक्ति लेकर दुश्मन को ललकारने भेजा जाना चाहिए और उसे जीत के बजाय हार जाने का स्वांग रचने को कहें, ताकि दुश्मन को गुमराह किया जा सके, जबकि अपनी मुख्य सेना को चोरी छिपे दुश्मन की सेना के बगल से गुजरने को कहें और बगल की दिशा में अचानक हमला बोले, तो दुश्मन की सेना में जरूर घबराहट और गड़बड़ी मचेगी और उस पर विजय पाई जा सकती है। तो दोस्तों, आइए अब हम वापस चलते हैं अपनी पहली कहानी में, यानी कि चाव राज्य को वेई राज्य के हमले से बचाने वाली कहानी में। छिएनची और सुन पिन छी राज्य की सेना लेकर चाव राज्य को बचाने के लिए रवाना हुए। सुन पिन ने दोनों पक्षों की सैन्य वास्तविकता का विश्लेषण कर यह फैसला किया कि वेई राज्य की सेना बेहद तगड़ी है, उससे सीधे तौर पर युद्ध लड़ने से छी राज्य की सेना को भारी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वेई राज्य की कमजोरी पर चोट पहुंचानी होगी। इस समय वेई राज्य की मुख्य सैन्य शक्ति चाव राज्य की राजधानी हानतान पर आक्रमण करने भेजी गई है। वेई राज्य की अपनी राजधानी तालियांग की प्रतिरक्षा शक्ति उसकी सशक्त शक्ति नहीं है। उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर तालियांग पर चढ़ाई करें तो अपनी राजधानी बचाने के लिए चाव राज्य में भेजी गई वेई राज्य की सेना को मजबूर होकर वापस आना पड़ेगा। इस तरह चाव राज्य की राजधानी हानतान पर लगी घेराबंदी हट जाएगी। दुश्मन सेना को भ्रम में डालने के लिए सुन पिन ने छी राज्य की एक छोटी सैन्य शक्ति को वेई राज्य के सामरिक शहर फिंगलिंग पर हमला बोलने भेजा। नतीजा यह निकला कि छी राज्य की यह छोटी सेना बुरी तरह हार गई। इससे वेई राज्य के सेनापति फांगचुएन को गलतफहमी हुई कि छी राज्य की सेना बहुत कमजोर है, तो उसने निश्चिंत होकर चाव राज्य पर हमला तेज कर दिया। तभी छी राज्य की सेना ने वेई राज्य की राजधानी तालियांग पर हमला बोला। यह खबर वेई राज्य के सेनापति फांगचुएन तक पहुंच गई, तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने तुरंत चाव राज्य पर हमला रोककर वापस अपनी राजधानी बचाने का निर्णय किया। वेई राज्य की राजधानी लौटने के लंबे सफर से फांगचुएन की सेना बहुत थक चुकी थी। रास्ते में वह फिर सुन पिन द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में फंस गई, जिससे वेई राज्य की सेना को भारी मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, अभी आपने चाव को बचाने के लिए वेई पर हमला नामक एक सैन्य कहानी सुनी। इसे चीनी भाषा में वेई वेई च्यो चाव कहा जाता है। सुन पिन की चाव राज्य को बचाने के लिए वेई राज्य पर हमला की युद्ध कला चीन के प्राचीन युद्ध इतिहास में एक आदर्श मिसाल थी। आज भी चीनी सैन्य विशेषज्ञ उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए सुनते हैं एक और कहानी, जिसका शीर्षक है पोचुई का युद्ध। इसे चीनी भाषा में पोचुई ची चान कहा जाता है। इसमें पोचुई जगह का नाम है, जो आज यांगसी नदी के तट पर हुबेई प्रांत में स्थित है। ची का अर्थ है का, जबकि चान का अर्थ है युद्ध। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। ऊ और छू दोनों ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के राज्य थे।
चीन देश पर प्रभुत्व के लिए दोनों राज्यों के बीच ईसा पूर्व 584 से 514 तक के 70 सालों के भीतर क्रमशः 10 से अधिक बड़े पैमाने वाले युद्ध चले। ईसा पूर्व 515 में वू राज्य के राजकुमार कुंग त्सुक्वांग ने राजसत्ता छीन ली, जो हे ल्यू के नाम से चीन के इतिहास में बेहद मशहूर है। हे ल्यू के सत्ता में आने के बाद उसने चीन पर प्रभुत्व जमाने का संकल्प किया और इसके लिए राज्य की आर्थिक और सैनिक शक्तियों के विकास पर बल दिया। राजा हे ल्यू ने तत्कालीन सुप्रसिद्ध सैन्य विशेषज्ञ सुन वू को वू राज्य की सेना का सेनापति नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप वू राज्य की सैन्य शक्ति काफी बढ़ गई। वहीं छू राज्य तत्कालीन दक्षिण चीन का सबसे बड़ा राज्य था। उसने कई स्थानीय राज्यों को परास्त कर हड़प कर लिया था। लेकिन ईसा पूर्व 516 में शू चाओवांग के गद्दी पर बैठने के बाद छू राज्य के भीतर प्रशासन भ्रष्ट और खराब होने लगा। उसके और अपने आसपास के थांग और छाय राज्यों के बीच कलह बढ़ता गया। इस तरह छू राज्य की शक्ति भी कमजोर हो गई। ईसा पूर्व 512 में वू राज्य के राजा हे ल्यू ने छू राज्य के अधीनस्थ शी और चोंग वू राज्यों को हड़प कर छू राज्य पर हमला बोलने की योजना भी बनाई। लेकिन वू राज्य के सेनापति सुन वू का मत था कि छू राज्य की भूमि वू से कहीं अधिक बड़ी है, जनसंख्या भी वू से ज्यादा है, राज्य की शक्ति कमजोर लगती है, लेकिन सैन्य ताकत अभी मजबूत है। वू सेना ने वर्षों तक युद्ध किया और सैनिक शक्ति काफी खर्च हुई, इसलिए वे अच्छे मौके का इंतजार करने लगे। सेनापति सुन वुंग ने राजा को सेना की 3 टुकड़ियां गठित कर बारी बारी से छू सेना को परेशान करने की नीति अपनाने की सलाह दी। वू राजा हे ल्यू ने सुन वू की नीति मान ली और हर एक अंतराल में वू सेना की एक टुकड़ी को छू सीमा के भीतर आकस्मिक प्रहार करने भेजा। छू राज्य के राजा छू चाओवांग दुश्मन की स्थिति से अज्ञात था। उसने हर युद्ध के लिए बड़ी सेना भेजी, लेकिन जब छू सेना वू राज्य की सेना के नजदीक पहुंची तो वू सेना फिर अपनी सीमा में हट गई। छू सेना को भी सीमा से हटना पड़ा। थोड़े समय के बाद वू सेना की दूसरी टुकड़ी फिर आ पहुंची। छू सेना भी दोबारा युद्ध के लिए रवाना की गई। इस तरह वू सेना ने 6 सालों तक छू राज्य को परेशानी में डाला, जिससे छू राज्य की शक्ति बेहद खर्च हुई और सेना को भी थकान हो गई। ईसा पूर्व 506 में वू राज्य की सेना ने समझा कि अब छू राज्य पर हमला बोलने का असली मौका आ चुका है। छू राज्य की सेना शक्ति अभी वू से कहीं अधिक है। अतः वू सेना के सेनापति सुन वू ने त्वरित हमले की रणनीति अपनाने का निश्चय किया। उसने कई हजार सशक्त सैनिक चुनकर वेग मार्च से छू राज्य की सीमा तक भेजे। जल्दबाजी में छू राजा छू चाओवांग ने सेनापति त्सुछांग और शनयिंगशु को राजा की पूरी सेना लेकर वू सेना के आक्रमण के मुकाबले के लिए भेजा। दोनों पक्षों के बीच पोची नाम के स्थान पर निर्णायक युद्ध चला। छून सेना के शनयिंगशु ने सुझाव दिया कि त्सुछांग की सेना मुख्य शक्ति का कमान कर सामने से वू सेना से मोर्चा ले। वह खुद आंशिक सैन्य शक्ति लेकर वू सेना के पीछे जाकर हमला करे, दोनों ओर से वू सेना को घेरे में डालकर उसका विनाश करे। त्सुछांग ने यह सुझाव स्वीकार किया। न जाने शनयिंगशु की सेना रवाना होने के बाद त्सुछांग को अपने अधीनस्थ अफसर की बातों में आकर क्या डर लगा कि युद्ध में कहीं शनयिंगशु का योगदान अपने से बड़ा तो साबित ना हो जाए। अतः उसने युद्ध की पूर्व योजना त्याग कर बिना पूर्ण तैयारी के अकेले वू सेना पर हमला बोला। इस तरह उसे सुन वू की सेना से भारी हार खानी पड़ी। शनयिंगशु खबर पाकर हारी हुई छू सेना को बचाने के लिए वापस लौटा, लेकिन उसकी सेना वू सेना से चारों ओर घिर गई थी। घेराबंदी को तोड़ने की आशा हाथ से निकलने पर शनयिंगशु ने अपने आदमी को अपना सिर कटवाकर छू राजा तक रिपोर्ट देने भेजा। छू सेना की भारी हार की खबर पाने के बाद छू राजा मंत्रियों,
अधिकारियों और प्रजा को छोड़कर अपने कुछ नजदीकी लोगों के साथ भाग गया। इससे युद्ध में लड़ रही छू सेना का हौसला एकदम पस्त हो गया और समूची सेना खत्म हो गई। ऊ सेना ने छू की राजधानी पर कब्जा किया। अंत में छू राज्य के एक मंत्री की कोशिश से तत्कालीन सबसे शक्तिशाली राज्य छिन राज्य ने छू राज्य को बचाने के लिए ऊ राज्य पर हमला बोला। इसी के कारण ऊ सेना को छू राज्य की राजधानी से हटना पड़ा। पो चुई के युद्ध में ऊ सेना ने केवल 30,000 सैनिकों की शक्ति से छू सेना के 2 लाख सैनिकों को पूरी तरह पराजित कर एक बड़ी मिसाल कायम की। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी एक सैन्य कहानी जिसका शीर्षक था पो चुई का युद्ध। इसे चीनी भाषा में पो चुई ची चान कहा जाता है। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया।